इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ इस नेटवर्क को। एक्स्ट्रा वायर ऐड करने से क्या चीज़ चेंज होती है जिसमें, तो हम एक लेयर और ऐड कर देते हैं, इट विल सिंप्लीफाई। शुरू में ना एक लेयर और ऐड कर देते हैं, और ये जो पिंक वाली वायर है ना, ये पर्पल वाली सॉरी, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले लेयर, इस वाले न्यूरॉन के आउटपुट से। लेट्स से दिस इज W दैट वी वांट टू अपडेट। इसको हम ये वाला जो है हमारा, इसको हम क्या कह रहे थे, H1 कह रहे थे इसको O1 कह रहे थे, इसको J1 कह देते हैं फिलहाल न्यूरॉन को। तो अब इक्वेशन आप लिखने की कोशिश करें नेट O1 की। लेट्स ट्राई टू राइट नेट O1। नेट O1 ये कोई पैरामीटर होगा, W पता नहीं, ऊपर से शुरू कर देते हैं। वन, पहले 4 इधर आ गए, फिर अगले 4 इधर आ गए, 8, और अगले 4 इधर आ गए, W9 हो जाएगा। लेट्स से W9 इंटू आउट ऑफ H1 एक हमारी टर्म है, फिर लेट्स से W10 ये हो गया, प्लस W10 इंटू आउट ऑफ H2, और क्या चीज़ है ये जो, फिर ये सिर्फ पर्पल वाली जो हमारा पाथ है वो रह गया है नेट O1 में। तो वो लेट्स से हम लिख देते हैं आउट ऑफ J1। तो ये हमारी नेट की इक्वेशन हो गई। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा एक टर्म आ गई। तो ये एक ही टर्म ने हमने ऐड की थी, तो 2 पाथ बन गए थे हमारे पास नेट। जितने भी पाथ बन गए थे हमने बनाए थे लास्ट टाइम। ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन था, आप लोगों ने पाथ्स बनाए थे। मुझे दोबारा बना देता हूँ। तो अब हम पाथ बनाने की कोशिश करते हैं। ये न्यूरॉन इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, और ये इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक ये बना लिया हमने, ये इस पर डिपेंड करता है, और ये इस पर डिपेंड करता है, और ये दूसरा पाथ बन गया। अच्छा, उसके बाद ये इस पर डिपेंड करता है। बस यही 2 पाथ हैं, राइट? इसके अलावा कोई पाथ आपको नज़र आ रहा है E1 के लिए? फिर ये जो आपने एक वायर ऐड की थी यहाँ से लाकर यहाँ, तो फिर एक बात ये हो गया, इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे करता है, ये अपनी इनपुट पे करता है, और ये पैरामीटर पे करता है। तो 3 हमारे पास पाथ हो गए। 3 ही टर्म्स थी और 3 ही पाथ हो गए। तो इस पाथ को ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ? ये स्किप की बीच में लेयर, ये वाली एक लेयर स्किप कर दिया आपने, ये वाली, यू स्किप दिस लेयर। इसमें ये है कि ये जो स्किपिंग हमने परफॉर्म की ना, कि हम छोड़कर आगे चले गए, तो
उससे हमारा कैलकुलेशन पे तो खैर क्या असर पड़ना था, ये हमें कैलकुलेट करना आता ही है, ये बैकवर्ड, ये जो अपडेट रूल है। और ये भी आपने असाइनमेंट की है तो आप ये वाला नेटवर्क बनाकर खुद से भी कर देख सकते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज गेस करके। ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू क्या होगा ई टोटल का। तो सिर्फ उसमें जो आपने नेट की इक्वेशन है वो चेंज करनी होगी, एक एडिशनल टर्म ये इस लेयर में से। तो तो डीप नेटवर्क्स के साथ क्या इशू था? डीप नेटवर्क्स के साथ ये इशू था कि ये तस्वीर बनी हुई है इसकी, कि कुछ लेयर्स में अगर ग्रेडियंट कहीं किसी पॉइंट पे भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, ये आपका नेटवर्क है, लेट से ये स्टार्ट है, बॉटम पे स्टार्ट है और टॉप पे आउटपुट है। तो आप जो है ना वो बैक प्रोपेगेट कर रहे हैं इससे इस पे, इससे इस पे। तो और अगर ये वाला डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, इधर से इधर या इधर से इधर, इधर से इधर वाला डेरिवेटिव अगर ज़ीरो हो जाए, तो इस लेयर के पैरामीटर अपडेट होना बंद हो जाएंगे क्योंकि डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया है। और हमने देखा था कि डेरिवेटिव सारे मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो हमारी चेन टूट जाएगी। और फिर एक दफ़ा चेन टूट गई तो उससे नीचे वाली लेयर्स में कुछ भी अपडेट नहीं होना क्योंकि बीच में एक ज़ीरो आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, हम यूं करते हैं कि हम स्किप कर देते हैं, एक एक्चुअल पाथ तो है ही है, लेकिन एक पाथ ये वाला कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ये डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाए, दिस डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो, लेकिन ये जो दूसरा पाथ है ना इसमें डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो, तो योर चेन इज़ नॉट ब्रोकन, तो आप पिछली लेयर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो जंप करने का तरीका था ना वो ये अवॉइड करना था कि अगर बीच में कुछ लेयर्स हैं जो सैचुरेट कर गई हैं तो यू कैन बाई पास दैम, तो आपका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा। तो ये बस ट्रिक थी इनकी रेजिडुअल नेट की, एक एडिशनल पाथ डाल दिया है तो जो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स वाला चेन जो टूट रही थी एक ही पाथ होने की वजह से अब पैरेलल पाथ आ गए। तो इट सीम्स टू मी, आई डोंट नो, मतलब ये तो, मतलब इसमें you need to be a mathematical genius to do this thing. I don't think so. It's if you are good at making small diagrams, you can understand these things better. So this is, once you know the solution, it appears to be really simple. जैसे ये यहाँ पे ये जो वायर जा रही है वो क्या हुआ, इस न्यूरॉन की जो आउटपुट थी वो और जो ये जंप कर कर आई है वो दोनों जमा होकर अगली लेयर की इनपुट बन रहे हैं। तो समेशन आ रहा है, तो समेशन का मतलब है कि दो पाथ आ गए हैं। तो ये हमारे पास आ गए रेजिजुअल नेटवर्क। ये VGG19 है, इसको 19 क्यों कह रहे हैं, ये मे बी देर आर 19 लेयर्स, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, फिर 34 लेयर, इन्होंने एक नेटवर्क प्लेन नेटवर्क है और ये 34 लेयर रेजिजुअल नेटवर्क है कि आप बीच में ना आप दो दो कॉन्वोल्यूशन लेयर स्किप करके ना एक कनेक्शन ऐड करते जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि अगर बीच में कोई एक लेयर ट्रेन नहीं भी हो रही ना तो उससे नीचे वाली लेयर्स ट्रेन हो जाती हैं, तो हो सकता है कि फिर निचले वाली लेयर्स के पैरामीटर अपडेट हो जाएं तो वो जो लेयर नहीं भी सीख रही थी वो भी सीखना शुरू कर दे बाद में। तो यही है कॉन्वोल्यूशन, 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 फिर ये फिल्टर बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में 64 फिल्टर्स हैं, फिर 128, फिर 256, फिर 512 फिल्टर बढ़ते जा रहे हैं। और आप डाउन सैंपल भी कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय 2 जिधर लिखा हुआ आ रहा है ना,
इसका मतलब ये है कि आपने स्ट्राइड 2 की कर दी है या मैक्स स्ट्राइड 2 की कर दी है, तो वो छोटा हो जाता था वॉल्यूम आउटपुट। तो फिल्टर बढ़ाते जा रहे हैं आप और हाइट और विड्थ कम करते हुए जा रहे हैं। ये जो एक ब्लॉक है इसको रेजिजुअल ब्लॉक कह दिया है। तो फिर उन्होंने और इससे भी बड़े, मेरा ख्याल है 134 लेयर वाला भी कोई रेजिजुअल नेट बना कर दिया हुआ है उन्होंने। ये तो इसकी इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन हो गई कि एक और पाथ आ गया है तो आपकी चेन ब्रेक नहीं होती। एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी विच वाज मोर सोफिस्टिकेटेड। इन्होंने कहा कि अगर आपका इनपुट एक्स है और तो लेफ़्ट वाला अगर आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो वो इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन, कि इस पूरे नेटवर्क में एक्स आता है और वो ये आप उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कोई आउटपुट आ जाती है आपके पास। तो पूरे न्यूरल नेटवर्क को आप अज्यूम कर लें कि इट्स अ फंक्शन जिसको आप एच ऑफ एक्स कह रहे हैं। तो अगर आप ये रेजिजुअल ये स्किप कनेक्शन डालेंगे तो पहले ब्लू वाली लेयर्स ने ये फंक्शन सीखना था पूरा का पूरा, तो अब ब्लू वाली लेयर्स ने एक्स तो डायरेक्ट भी आउटपुट पे आ रहा है, इनपुट इज एक्स, एक्स तो डायरेक्ट आ गया आउटपुट पे। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल एच ऑफ एक्स सीखना है आपने, ये वाला फंक्शन सीखना है, तो ब्लू वाली लेयर्स ने अब एच एक्स माइनस एक्स सीखना है, कोई डिफरेंट फंक्शन सीखना है। आप एक न्यूरल नेटवर्क से एक काम करवाना चाहते हैं ना, तो यू कैन से दैट ये एक फंक्शन है जो ये इनपुट दे ना तो ये आउटपुट दे देता है। तो काम तो अभी भी आप वही करवाना चाहते हैं उससे। तो टोटल फंक्शन जो है आपके न्यूरल नेटवर्क का वो एच ऑफ एक्स ही है। लेकिन आप अगर स्किप कनेक्शन ना डालें तो ये एच ऑफ एक्स का सारा काम नीली वाली लेयर्स ने सीखना है करना, और अगर ये स्किप कनेक्शन डाल दें तो एक्स तो पहले ही आ गया। तो इसका मतलब है ब्लू वाली लेयर्स ने एच ऑफ एक्स माइनस एक्स सीखना है, मतलब कोई और फंक्शन सीखना है एफ ऑफ एक्स। तो ये जो डिफरेंस, पहले एच ऑफ एक्स सीखना था अब एफ ऑफ एक्स सीखना है, तो ये जो डिफरेंस है ना इसको रेजिजुअल बोलते हैं। इससे इसका नाम पड़ा है रेजिजुअल नेटवर्क। ये अब ये रेजिजुअल जो बच गया है वो सीखना है ब्लू वाली लेयर्स ने। तो इन्होंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स को अगर आप कोई बहुत सादा चीज़ सीखने को कहें ना, मसलन अगर मैं इस लेफ़्ट वाले न्यूरल नेटवर्क को मैं ये कहूँ कि इनपुट और आउटपुट बराबर होनी चाहिए, फ़र्ज़ कर लें आप, इससे सादा काम तो कोई नहीं हो सकता। इनपुट ही आउटपुट पे आ जाए, इससे सादा तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। कुछ सीखना ही नहीं है, बस इनपुट को आउटपुट पे मैप कर देना है। तो जो फंक्शन होगा आपका वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो अगर आपने आइडेंटिटी फंक्शन सीखना है तो आपने तो यहाँ पे एक्टिवेशन लेयर्स यूज़ की होंगी, तो वो तो नॉन लीनियर प्रोसेस है। तो ये सादा काम सीखने के लिए भी इस नेटवर्क को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसको सादा सीखने को कह रहे हैं और वो नॉन लीनियर बीच में ऑपरेशंस आपने डाले हुए हैं। और अगर आप राइट वाले नेटवर्क को कहते हैं कि बस तुम इन आउटपुट पे एक्स ही आना चाहिए, तो उसके लिए ये सीखना बहुत आसान है। वो ये क्या करेगा कि लेयर 1 लेयर 2 के सारे पैरामीटर्स को ज़ीरो कर देगा, तो एच ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो जो बचेगा वो आपके पास एक्स ही बचेगा जो डायरेक्ट आ रहा था। दिस वॉज देयर इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, कि ये जो आप नॉन लीनियर ऑपरेशंस बीच में अप्लाई करते हुए जा रहे हैं ना, तो अगर कोई चीज़ आसान है तो वो भी सीखना मुश्किल हो जाती है नेटवर्क के लिए, अगर कोई लीनियर प्रोसेस है। अगर लीनियर प्रोसेस आप सीखना चाहते हैं तो फिर ये लेफ़्ट वाले नेटवर्क के लिए मुश्किल है, राइट वाले के लिए बहुत आसान है। एक ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी इनकी, और एक हमें पता ही है कि अगर आप जंप कर कर आए हैं तो एक पाथ आपको और मिल गया है। तो अगर आपका चेन टूट भी गई है ना, तो एक पाथ है जहाँ चेन आपकी मेंटेन है। तो ये
रेजिजुअल नेटवर्क कर दिया, दैट कंप्लीट्स 2015। अब 2015 के बाद जो है ना, अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी ना डीप नेटवर्क से, तो अभी हम देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी ट्रांसफ़र लर्निंग, तो इसमें आप करते ये थे कि इन्होंने तो जिस प्रॉब्लम के लिए रेजिजुअल नेटवर्क ट्रेन किया था, आप यही वाला नेटवर्क लेते थे और इसके आखिर में अपनी कोई लेयर ऐड कर देते थे। तो शुरू वाला नेटवर्क लोगों ने बस ये कॉपी करना शुरू कर दिया कि हाँ बस आइंदा से यही यूज़ करेंगे, तो टाइम बच जाएगा। तो इसके बाद जो 2015 के बाद आप पेपर देखेंगे डीप लर्निंग में, उसमें पहले रेजिजुअल नेटवर्क आएगा और फिर उनका जो आखिर में वो काम करवाना चाहते हैं नेटवर्क में से। तो इट जस्ट बिकेम दी स्टैंडर्ड कि आप रेजनेट को यूज़ करके जो काम करेंगे ना वो ऑलरेडी बेहतर होगा। तो इसको कहते हैं कि हमने बैकबोन आपने कौन सी यूज़ किया। आप अपना एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चल गई हैं अपना नेटवर्क बनाने की कि जी रेजनेट यूज़ करना है, रेजनेट से आप बड़ा बना लेते हैं, तो हम कहेंगे कि जी हमने बैकबोन रेजनेट की यूज़ की है। और फिर आगे जो है ना, आई विल शो यू अ पिक्चर के क्या इनोवेशन हो रही थी। एक मिनट, ये रेजनेट आपने यूज़ किया, रेजनेट पेस्ट किया और फिर इसके आगे अपनी कोई लेयर जोड़ ली। इन्होंने इमेज क्लासिफिकेशन के लिए किया था। अगर आप कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहते, आप इमेज में डिटेक्शन करना चाहते हैं, आप ये नहीं बताना चाहते कि इस इमेज में ऑब्जेक्ट किधर है, क्या ऑब्जेक्ट, आप ये बताना चाहते हैं कि इस इमेज में ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, इसको हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं। तो डिटेक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्लासिफिकेशन। या अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस इमेज में, तो आप डब्बा बना कर बताएं हमें कि किधर है वो, सिर्फ ये ना बताएं कि इस इमेज में कार है। और एक इमेज में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द उसका डब्बा बना कर दिखाएं। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट प्रॉब्लम देन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो इस चैलेंज में वो यूज़ कर रहे हैं। तो देन यू हैव टू चेंज दीज आउटपुट लेयर्स कि आपने डब्बे भी बताने हैं तो कुछ डिफरेंट होगा। आमतौर पे ना ये पीछे नेटवर्क रेजनेट का यूज़ किया और फिर आगे आखिर में अपनी लेयर्स चेंज कर ली, तो ये एक स्टैंडर्ड ही बन गया, अब एवरीबडी यूजेस रेजनेट। So over the 4 years from starting from 2012 to 2015, uh, uh, there was this competition to bring new deep networks, but हमने देख लिया है कि कोई नई layers नहीं हमने ऐड की, वही रही convolutional layer और cooling layer। उन्हीं से we just played with those blocks to come up with new architectures, which was very time consuming, and a lot of people were trying finally, जिन्होंने best network propose किया, obviously credit goes to them। तो so now what what needs, ये from now onward अब हम जो भी, अभी आपने देख लिया होगा कि हम जो भी नेटवर्क डिस्कस करेंगे ना उसमें कोई माइनर मॉडिफिकेशन होगी। तो what we need to learn right now is how to develop our own network। तो इस वजह से वो हमने एग्जाम्पल सीखी थी और अब हम वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट वीक। तो नाउ if we want to work in deep learning, we just need to play with these blocks ourselves। और हमें भी आना चाहिए ये।
ये कनेक्शन ऐड कर दें या फिल्टर्स चेंज कर दें, ये सारा कुछ। नाउ लाइफ हैज़ बिकम slightly simpler. In 2012, 13 and 14 there were no library. 2014 में शायद एक आई थी कैफे लाइब्रेरी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यूज, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं थी। नाउ देयर आर so much well documented libraries, so you can already start building your network. तो that is 2015। और उसके बाद ये 2016 में इन्होंने एक और ये एक्सेप्शन करके कोई नेटवर्क, तो इन्होंने कहा कि हमें जो ये नाम सेपरेबल फिल्टर्स, सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन या स्पेशल फिल्टर। स्पेशल फिल्टर और ये सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन ये है कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये करते थे कि हमारे पास अगर कोई फिल्टर है तो हम पिछली जो लेयर है उसके सारे चैनल्स के ऊपर उस एक फिल्टर को अप्लाई करते थे, सारे चैनल्स 3x3 into depth of the last layer, 5x5 into depth of the last layer। मैंने कहा कि हम क्यों करते हैं, मतलब हमें हर लेयर पे अलग फिल्टर अप्लाई करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये इन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आप ज़रा देखें ये रेड वाले को, ये पूरी डेप्थ में। उन्होंने कहा नहीं, ये रेड वाला फिल्टर अप्लाई करना है ना तो बस इस पहले वाले चैनल पे करो इधर, इसके बाद पिछले वाले चैनल पे कोई और फिल्टर अप्लाई करो, और इससे पिछले वाले चैनल पे कोई और फिल्टर अप्लाई करो। तो अगर हम 2012 में होते हैं ना तो हम उनसे कहते हैं कि अच्छा ये जो इतने फिल्टर अप्लाई करते जा रहे हो तो पैरामीटर तो बढ़ते जा रही हैं, तो ओवर फिटिंग हो जाएगी। बट हमने ये 1x1 वाली स्ट्रेटजी सीख ली थी, हमने कहा चलें इस तरह कर लेते हैं, एक और डिज़ाइन चॉइस है तो इसको भी बदल कर देख लेते हैं। तो पहले आप ये सिर्फ डेप्थ पे नहीं अप्लाई करते, आप ये 2D फिल्टर बस अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको स्पेशल फिल्टर की ये 2D स्पेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, ये जब आपके पास सारे फिल्टर्स का रिजल्ट आ गया तो आपने ना उसके ऊपर ये 1x1 वाला फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, तो समराइज़ हो गई बात। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 1x1 वाले कितने करना चाहते हैं फ़िल्टर अप्लाई। जिसको ये मैप 1 कह रहा है ना, फीचर मैप 1, एक फ़िल्टर अप्लाई हुआ तो एक चैनल आ गया या एक मैप आ गया, दूसरा फ़िल्टर 1x1 वाला अप्लाई हुआ तो अब अगर आपको कोई डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशनल लेयर कहे ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि वो हर चैनल पे सेपरेट फ़िल्टर अप्लाई करने का नाम है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशनल लेयर। तो हम 3% तक पहुंच गए थे रेजनेट में ही, 3.6% तक, और अब ये आ जाता है 2017। तो ये एक और नेटवर्क आ गया। तो इन्होंने एक और ब्लॉक प्रपोज किया था, ये पिंक वाला, कि आप अगर इंसेप्शन मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके बाद मेरा वाला ब्लॉक यूज़ करें, या आप रेजिजुअल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी मेरे वाला ब्लॉक यूज़ करें, ये पिंक वाला ब्लॉक। तो और जो आउटपुट आएगी वो आपने अपनी आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है बस, और फिर आगे पास कर देना है। तो ये जो मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें यहाँ पे नीचे ना, थोड़ा जूम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट पे देखें। लेट से आपके पास पिछली लेयर में थे 1 2 3 4 5 6 चैनल थे आपके पास। तो ये 6 के 6 चैनल जाएंगे इस पिंक ब्लॉक के अंदर, और पिंक ब्लॉक ना आपको 6 वैल्यूज़ आउटपुट करेगा, और आप हर चैनल को ना उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 6 चैनल ही रहेंगे सिर्फ।
किसी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये काम करना है आपको। इस पूरे नेटवर्क को, ये आप कह दें कि एक छोटा सा नेटवर्क है कि वो पूरा ये फीचर मैप लेता है और 6 वैल्यूज़ आउटपुट कर देता है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो मर्जी हो, इनपुट उसका ये 6 चैनल है और आउटपुट उसकी 6 वैल्यूज़ हैं। अभी हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया है उसमें हम 2 आउटपुट करते हैं, 2 वैल्यूज़। अभी जो जिसमें हम बैक प्रोपिगेशन कर रहे थे, आप 2 ना करें, आप 6 न्यूरॉन कर लें तो 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। तो ये 6 वैल्यूज़ आएंगी और आप ये मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली बताना चाह रही हैं कि किस चैनल की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो 1 का मतलब है कि 1 वाले चैनल इम्पोर्टेंट हैं, और जो जिनका नंबर 1 से कम है वो तो उनकी वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी। अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ वैल्यूज़ को, ये देखें पहले वाले को तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है ना अपने नेटवर्क में ना रिकैलिब्रेशन करनी चाहिए, मतलब अपने फीचर मैप्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो 1x1 वाला फ़िल्टर है वो तो समराइज़ कर देता है इनको, और ये थोड़ा डिफरेंट काम है, ये समराइज़ नहीं करता, ये उनको रिकैलिब्रेट कर देता है। रिकैलिब्रेट का मतलब है कि किसी इंपॉर्टेंस वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये नथिंग, मतलब इसमें और कुछ नहीं है। तो ये होता कैसे है कि पिछली लेयर आपकी ये है, तो उसके बाद आप एक ग्लोबल एवरेज कूलिंग लेयर, ये ग्लोबल एवरेज का मतलब ये है कि जब हम मैक्स कूलिंग कर रहे थे ना तो हम एक ख़ास विंडो में जाकर एवरेज करते थे या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ग्लोबल एवरेज पूल लेयर का मतलब ये है कि पूरे के पूरे चैनल का एवरेज ले लें आप। एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यूज, तो 6 वैल्यूज इनपुट पे आ जाएंगी। इस ग्लोबल एवरेज पूल लेयर के बाद 6 वैल्यूज रह जाएंगी आपके पास इस एग्जांपल के लिए। उसके बाद आप डेंस लेयर यूज करें जो 6 से भी कम हो, 3, लेट से 3 कर देते हैं इसको, और उसके बाद एक और डेंस लेयर करें जो उतनी ही हो जितना चैनल थे, तो 6, तो 6 वैल्यूज आई, 3 कर दी और 3 से दोबारा 6 कर दी, और फिर ये आउटपुट कर दी 6 वैल्यूज जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। ये तो बिल्कुल ये वाला नेटवर्क बिल्कुल वही है जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। इन पहले ग्लोबल एवरेजिंग करके 3D मैट्रिक्स को 6 वैल्यूज में समराइज कर दिया, फिर 6 के बाद कुछ न्यूरॉन्स 6 से भी कम इस्तेमाल किए, और फिर उसके बाद 6 न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए, और फिर उनकी वैल्यूज़ जो भी उन्होंने आउटपुट की, और फिर फाइनली ये एक्टिवेशन भी बीच में अप्लाई की हुई। तो सरप्राइजिंगली दिस ब्लॉक परफॉर्म्ड बेटर। तो इन्होंने कहा ये इसके, इन्होंने देख लिया होगा विजुअलाइज करके फीचर मैप्स को कि क्या गड़बड़ हो रही है। आप इमेजिन करें आप फेस डिटेक्ट करना चाहते हैं, लेट से ये हम कर लें तो वी आर ऑलमोस्ट डन। लेट से वी वांट टू डिटेक्ट फेस। इन्होंने ये नोटिस कर लिया कि जो फिल्टर है ना फेस डिटेक्ट करने वाला, इनमें से कोई नोज डिटेक्ट करता होगा, कोई आई डिटेक्ट करता होगा, कोई ईयर डिटेक्ट करता होगा। तो अगर हम ये 6 तस्वीरें ड्रॉ देख सकें किसी तरीके से, हमने इन्होंने शायद देख लिया होगा कि नोज़ वाला फ़िल्टर जो है ना वो नोज़ है लेकिन नोज़ डिटेक्ट नहीं हुई, किसी डिफरेंट एंगल से आप देख रहे थे चेहरे को। तो इन्होंने कहा कि आई बहुत अच्छी डिटेक्ट हो गई है लेकिन नोज़ डिटेक्ट नहीं हुई। तो ये फ़िल्टर, ये जो ऐसी ब्लॉक है ना, ये शायद सीख जाएगा कि अच्छा, अगर ईयर बहुत अच्छा डिटेक्ट हो रहा है ना तो नोज़ को भी आप ये इन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हो सकता है ये ह्यूमन फेस हो।
तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रीजनिंग। तो दिस वाज 2017 मेरा ख्याल है। उसके बाद ये कंपटीशन वाज, उसके बाद ही ख़त्म हो गया। तो दीज आर, ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ना 2012 के बाद, या लीनेट से शुरू करें तो 1998 के बाद से अब तक, दिस वाज द जर्नी ऑफ डीप नेटवर्क्स। ये सबसे फेमस नेटवर्क्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं। तो ये इमेज क्लासिफिकेशन हो रही थी, और इमेज क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टास्क है हमारा डिटेक्शन का है। और डिटेक्शन में आपने बेसिकली डब्बा बनाना होता है चीज़ के इर्द गिर्द। तो पहले जो हमारे पास डिटेक्टर होते थे वो शायद एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते थे। अब हमारे पास जो डिटेक्टर्स हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर लेते हैं एक ही इमेज के अंदर, और एक ही कैटेगरी के मल्टीपल इंस्टेंसेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वी विल डिस्कस इट, hopefully next time we can discuss it, or we can discuss it right now if you want.